कल 20 जुलाई 2026 सोमवार दिल्ली की सड़कों पर जंतर मंतर से संसद तक जो हुआ, जो लाखों की तादाद में युवा अपने घर से बाहर निकले, पुलिस की लाठी से, पुलिस के आंसू गैस के गोले से वे डरे नहीं और अपनी बात रखने के लिए, जहां पे हमें राइट टू फ्रीडम, राइट टू चॉइस है, उस देश में अपनी बात रखने के लिए इन युवाओं ने लाठियां खाई। खून भी निकला, गहरी चोट भी लगी, कुछ रिपोर्ट्स बता रही है किसी एक आध युवा की मृत्यु भी हुई। ये कल का दिन भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जाएगा। जो कल हुआ उसे नकारा नहीं जा सकता, जिसमें लाखों युवा, लाखों की संख्या में सड़कें पट गई। मतलब दिल्ली पुलिस को भी इतना आइडिया नहीं था। दिल्ली पुलिस की जो खुफिया रिपोर्ट थी वो भी फेल हो गई। उन्हें भी उम्मीद नहीं थी कि इतने लोग सड़क पर आ जाएंगे। सवाल यह है कि इतने लोग आखिर वहां कैसे इकट्ठा हुए। जब 6 जून को इसी कॉकरोच जनता पार्टी ने युवाओं को जंतर मंतर पर बुलाया, तब कुछ हजार लोग वहां पहुंचे और आज लाखों लोग वहां पहुंच गए। पूरे देश में एक वेव जनरेट हुई। किसके खिलाफ? सरकार के खिलाफ, या धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ, या इस पर्टिकुलर व्यवस्था के खिलाफ? दोस्तों, मैं बता दूं आपको, ये कोई सरकार के खिलाफ या धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ मूवमेंट नहीं था। ये जो मूवमेंट है, ये जो आक्रोश है, जो गुस्सा है, ये वर्तमान व्यवस्था और उसके ढीठपन, उसके नकारापन के लिए। मैं जो भी बात आपसे करूंगा ये डेटाबेस पर करूंगा। मैं सरकार के कुछ डेटा आपके सामने रखता हूं और फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये कोई एक दिन का बुलाया गया मूवमेंट नहीं है, कोई एक दिन में इकट्ठी की गई भीड़ नहीं है। ये गुस्सा युवाओं में पिछले काफी महीनों से या कुछ 4-5 सालों से इकट्ठा हो रहा है। कैसे? देखिए, सरकारी डेटा में 2025 में सरकार ने बताया है 15 से 29 साल की उम्र में हमारे देश में बेरोजगारी दर 9.9% थी और शहरी क्षेत्रों में ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट तो 13% से ज्यादा थी। अब मैं जरा सरकार की शुरुआत से बात करता हूं। 2014 में जब वर्तमान सरकार जीत कर आई, काफी उम्मीदें इस देश की जनता को, मुझे भी थी, सबको है। 15 जुलाई 2015 को, यानी कि सरकार बनने के ठीक एक साल बाद, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत की थी, उसकी लॉन्चिंग की थी। और उस लॉन्चिंग पर प्रधानमंत्री जी ने एक बात बोली थी कि आने वाले 10 साल बाद हमारे देश में 4 से 5 करोड़ सरप्लस मैन पावर होगी। और ये एक डेमोग्राफिक डिविडेंड है, हमें इसे स्किल्ड करना पड़ेगा। ये मोदी जी का स्टेटमेंट है। 10 साल पहले उन्हें पता था और बेशक बात भी ठीक थी। अब देखिए, सरकार का देश की जनता के साथ कितना बड़ा मजाक है, कितना बड़ा अन्याय है। आज लगभग 10-11 साल पूरे हो चुके हैं। वही सरकार जो 2014 में थी वही आज है, वही फेस सरकार का आज है। इसी मॉनसून सत्र की शुरुआत कल संसद में दिल्ली में हुई और हमारे देश के प्रधानमंत्री ब्रीफिंग के लिए संसद से बाहर आए। उसी वक्त लाखों की संख्या में छात्र जंतर मंतर पर इकट्ठे हो रहे। लेकिन उस पूरी ब्रीफिंग में हमारे प्रधानमंत्री ने एक भी शब्द युवाओं के लिए, इस मूवमेंट के लिए, युवाओं की इस निराशा के लिए नहीं बोला। ये जो चुप्पी, ये कोई आज की चुप्पी नहीं है। ये चुप्पी हम 2014 से देखते आ रहे हैं। अब तो अब तो खुलेआम ये बात होने लगी है कि भाई, अनस्क्रिप्टेड कोई एक बात तो बता दो जो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने इस देश के लिए, इस देश की जनता के लिए की हो। चलिए ठीक है, विदेश में जाते हैं, नैरेटिव सेट किया जाता है, फंडेड होता है, मैं मानता हूं इस बात को। लेकिन हम भी तो महसूस कर रहे हैं कि बीते 11 सालों में, 12 सालों में हमने कब हमारे देश के प्रधानमंत्री को जनता के मुद्दों पर बोलता हुआ देखा? चुप्पी। मणिपुर कब से सुलग रहा है? एक बार एक ट्वीट तक नहीं है। कब से हमने ये पेपर लीक की घटनाएं, कई सारे बच्चों ने इसमें सुसाइड किया, और नीट पेपर लीक, री पेपर, और न जाने कितनी और समस्याएं कोविड के दौरान जो दूसरी वेव आई थी, जो मिसमैनेजमेंट था, जो ऑक्सीजन की कमी थी, उस वक्त चुप्पी। तब से लेकर के आज तक सिर्फ चुप्पी। दोस्तों, मैं आपको कुछ और डेटा पेश करता हूं जिससे आपको ये असली तस्वीर समझ में आएगी। दोस्तों, जुलाई 2022 का सरकार का खुद का दिया हुआ डेटा, उनका खुद का बोला गया स्टेटमेंट बता रहा हूं मैं आपको। उनके अनुसार कि 8 सालों में सरकारी नौकरियों के लिए करीब 22 करोड़ युवाओं ने आवेदन किया और उसमें से नौकरी मिली 7 लाख युवाओं को। अगर आप कैलकुलेट करें तो ये 0.3% से भी कम है। ये खुद सरकार का लिखित दर्ज बयान है। एक बड़े न्यूज़पेपर के इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि 1,04,000 सरकारी पदों के लिए भर्ती की जो परीक्षाएं हुई उसमें 41 पेपर लीक हुए, जिससे
1.5 करोड़ युवाओं की आशाओं पर पानी फिर गया। अब सोचिए, एक युवा, मैं लोअर मिडिल क्लास या एक गरीब परिवार की बात करता हूँ, वो परीक्षा की तैयारी की एक बहुत बड़ी कीमत चुकाता है। अपने परिवार की आशाओं को पूरा करने के लिए वो एक रिस्क लेता है, और जब पेपर लीक हो जाता है तो बेशक उसके दिल पर एक गहरा आघात पहुंचता है, परिवार को एक गहरी चोट लगती है। अब यहाँ बहुत सारे लोग कह सकते हैं, बहुत सारे लोगों, मैंने सुना भी कि ये जो लाखों की जो भीड़ इकट्ठा हुई है, इसमें कितने ऐसे लोग हैं जो नीट में सही मायने में सफल हो जाते हैं। बात तो सही है, 24 लाख 25 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, 70-80 हजार 90 हजार सरकारी सीट्स के लिए, गवर्नमेंट सीट्स के लिए। सब तो सफल नहीं हो सकते थे। तो बचे हुए जो 23 लाख है, मान लीजिए 24 लाख ने एग्जाम दिया, लाख स्टूडेंट्स को सीट मिल गई, 23 लाख वो असफल रहे। इन असफल बच्चों को हम ये कहें अपनी असफलता का ठीकरा ये सरकार पर फोड़ रहे हैं, क्या ये जायज है? यही 23 लाख बच्चे नीट में सफल नहीं होते तो किसी और परीक्षा में तो देते। लेकिन ऐसी कौन सी परीक्षा है हमारे देश में जो आज सफलतापूर्वक पूरी सुरक्षा के साथ अंजाम दी जा रही है? और ये युवा मांग क्या रहे हैं? एक इस्तीफा। अकाउंटेबिलिटी लोकतंत्र में सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, चाहे वो पियोन हो, चाहे वो प्रधान सेवक हो। अब मैं जरा सरकार के उन लच्छेदार आंकड़ों को बताता हूं। 2024 में श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने एक संसद में अपना बयान दिया, लिखित में उन्होंने आंकड़े दिए कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में जो बेरोजगारी दर है वो यूपीए सरकार से 6% से गिर करके 3.2% आ गई है। आंकड़ा सही है। आप में से बहुत से लोग ये कहेंगे कि साहब ये भी तो एक आंकड़ा है। बिल्कुल। अब हमें इसको थोड़ा गहराई से इसका विश्लेषण करना जरूरी है कि ये आंकड़े किसके हैं। अगर आप इन पर गौर करेंगे तो ये स्थायी नौकरियों के आंकड़े नहीं है। सरकार किस तरह से जनता को छलावे में लेती, किस तरह से सरकार जनता के सेंटिमेंट्स के साथ खेलती है। ये जो आंकड़े गलत नहीं है, जो 6% यूपीए में था वो वर्तमान सरकार में 3.2% आ गया, वो थर्ड पार्टी वेंडर्स के जरिए कॉन्ट्रैक्ट पर जो नौकरियां कर रहे हैं, रेलवे में, बीएसएनएल में, अन्य सरकारी विभागों में, यहां तक कि अग्निवीर योजना। आपको पता है अग्निवीर योजना में एक युवा को 4 साल के लिए नौकरी मिलती है और उसमें से 75% को पेंशन की कोई स्कीम नहीं मिलती। अब यहां पर बहुत सारे रिटायर्ड अफसरों का ये तर्क है कि भाई जो सेना का फंड है इसमें पेंशन का जो पार्ट है बढ़ता ही जा रहा है, और अगर हम मोटा हिस्सा पेंशन में खर्च कर देंगे तो सरकार सेना का आधुनिकीकरण कैसे करेगी, हथियार कैसे खरीदेगी। बात बिल्कुल सही है, मतलब बजट की कमी है। और ये केवल भारत में नहीं है, बड़े बड़े देशों में ऐसा होता है, चाइना में भी ऐसा हुआ, अमेरिका में भी बजट की कमी है, बजट में कटौती होती। तो क्या इस बजट के अभाव में हम स्थायी नौकरियों की बलि दे देंगे, या फिर इसका कोई पैरेलल दूसरा रास्ता निकालेंगे? अब दूसरा रास्ता, पेंशन अगर बढ़ता हुआ बोझ है तो इसको रिस्ट्रक्चर किया जा सकता है, लेकिन स्थायी नौकरियों में कमी करना और फिर उन अस्थायी नौकरियों को अपनी उपलब्धता बताना, कहां की उपलब्धि है? 2017 में हमारे देश में वर्तमान सरकार ने हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी की स्थापना की। पता है इसका काम क्या है? आपने सुना होगा जो सरकारी यूनिवर्सिटीज होती हैं, जो ये आईआईटी आईएम, ये जो संस्थान होते हैं, इनको सरकार से ग्रांट मिलती है, अनुदान मिलता है। और ये अनुदान किस लिए मिलता है, ये ग्रांट किस लिए मिलती है? ये मिलती है डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए। सरकार कितना स्मार्टली प्ले कर रही है। सरकार ने ये हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी की स्थापना की और सरकार ने क्या किया, इन सरकारी संस्थानों को अनुदान देना बंद कर दिया, लोन देना शुरू कर दिया। मतलब अब ये जो पैसा सरकार डेवलपमेंट के नाम पर इन यूनिवर्सिटीज को, आईआईटीज आईएम को दे रही है, ये पैसा इन्हीं संस्थानों को वापस सरकार को चुकाना होगा। आप ध्यान से समझिए इस बात को। अभी पिछले कुछ समय में आपने देखा होगा बड़े बड़े संस्थानों में फीस बढ़ोतरी को लेकर के आंदोलन हुए, और तब इन्हीं संस्थानों ने कहा कि जब हमें लोन मिल रहा है सरकार से, ग्रांट नहीं मिल रही है और हमें वो चुकाना है, तो फीस तो बढ़ेगी ना भाई, ये जो बोझ है वो किसी पे तो ट्रांसफर होगा। आखिर सरकार किस पॉलिसी के तहत आगे बढ़ रही है? सरकार अकाउंटेबिलिटी पर क्यों नहीं आती है? अगर सरकार
पिछले 20-25 दिनों में सोनम वांगचुक के पास या इस मूवमेंट के जो भी लीडर्स वहां हैं उनके पास एक अपना रिप्रेजेंटेटिव भेज देती, अगर उन्हें आश्वासन देती कि हाँ, हम आपकी मांगों पर गौर करेंगे, आप अनशन तोड़ दीजिए, इस आंदोलन को रोक दीजिए। देखिए कितना अहंकार है, एक व्यक्ति भी वहां नहीं पहुंचा। और कब पहुंचे? जब उन्हें देखा कि लाखों की भीड़ उनके अहंकार को चोट मार रही है। उन्हें लगता था कि यार कौन आएगा, कौन हमसे लोहा लेगा, हमने तो राम मंदिर बनाया है, हमने तो धारा 370 हटाई है, हमें तो सरकारी कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है अपनी मनमानी करने का, कौन आएगा, सब लोग घरों में दुबके रहेंगे। लोग बाहर निकले और तब सरकार को महसूस हुआ कि बात तो करनी पड़ेगी, और इसीलिए सरकार ने बात की। दोस्तों, इस पूरे मूवमेंट से जो सिर्फ एक बात साफ निकल कर आती है, वो है सरकार की चुप्पी और अकाउंटेबिलिटी। सरकार गलत है या सही है, मैं इस पर नहीं जाना चाहता। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जब इस देश के ये युवा सड़क पर थे, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री इस सरप्लस मैन पावर को डेमोग्राफिक डिविडेंड से डेवलपमेंट डिविडेंड में बदलने की बात करते हैं, वो सिर्फ बात ही क्यों करते हैं? वो इनसे बात क्यों नहीं करते, युवाओं से?